हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस साइंस लर्निंग का परफेक्ट हब। तो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इस टॉपिक में हमने इससे पहले पढ़ा है कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं और ओर का एनरिचमेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि ओर से हम लोग मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसके लिए हमने डिफरेंट मेटल्स को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेस ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज। लाइक आप यहां देखेंगे, इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसमें मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बता रखी है। ठीक है, तो जो मेटल्स टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक डिफरेंट मेथड का यूज किया जाता है। वो जो कि मिडिल में आते हैं उनके लिए एक अलग मेथड का यूज किया जाता है। और वो जो लो होते हैं, लो मीन्स जो सबसे अनरिएक्टिव होते हैं, उनको हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग मेथड का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ये मॉडरेट रिएक्टिव है। तो फाइन, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो मेटल्स मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में आते हैं, जो मॉडरेट एक्टिव होते हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो फाइन, तो हम ये देखेंगे कि जो भी मेटल्स मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आते हैं वो नॉर्मली उनके कार्बोनेट ओर के रूप में मिलते हैं, या फिर सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलते हैं, या फिर ऑक्साइड फॉर्म के रूप में मिलते हैं। आपको ध्यान देने बात यहां पर यह है कि हम जिस भी फॉर्म में मिले हमें उसको फाइनली कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या है, उसका लास्ट में रिडक्शन बहुत इजीली हो जाता है। इसलिए हमें मेटल्स किसी भी फॉर्म में मिल रहा है, हमें उसको ऑक्साइड तक लाना है, उसके ऑक्साइड फॉर्म तक लाना है, और ऑक्साइड फॉर्म से आगे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा उसका किसी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके। नॉर्मली हम लोग कार्बन का यूज करते हैं। तो अब यहां पे देखिए, जो मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है उसमें कार्बोनेट फॉर्म में भी मिल रहा है, सल्फाइड फॉर्म में भी मिल रहा है और ऑक्साइड फॉर्म में भी मिल रहा है। तो ऑक्साइड फॉर्म में मिल रहा है उसको तो सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस कर देंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन का यूज करके। इट मींस हम कार्बन के साथ उसको हिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और मेटल मिल जाएगा हमको। वो ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है कि वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, मतलब मेटल से ऑक्सीजन को हटा देगा और मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म में है उनको हमें कहां लाना है, उनको इस सल्फाइड ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जो भी मेटल्स कार्बोनेट ओर के फॉर्म में मिलते हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड का यूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। और अगर सल्फाइड फॉर्म में मिल रहा है तो हमें इस प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं रोस्टिंग। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग लगभग आते ही रहते हैं। दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, दोनों की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, दोनों की इक्वेशंस भी पूछी जाती है। आपको बहुत ही इजी वे में बताने जा रहा हूं कि कैल्सिनेशन जो है वो बहुत क्या चीज है, हीट करना है, और रोस्टिंग भी क्या है, हीट करना है। मीन्स वी आर हीटिंग। जो ओर मिला है हमको, कार्बोनेट ओर मिला है उसको हीट कर रहे हैं, उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। सल्फाइड ओर मिला है उसको हीट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। कैल्सिनेशन हम हीट करेंगे इन द लिमिटेड एयर, इन द लिमिटेड एयर, और हम जो रोस्टिंग करेंगे वो करेंगे इन द एक्सेस एयर। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में एक ही डिफरेंस है, कैल्सिनेशन हीटिंग ओर इन लिमिटेड एयर एंड रोस्टिंग हीटिंग ओर इन एक्सेस एयर। ज्यादा ऑक्सीजन होता है, एयर मींस ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है वहां पे। तो कैसे होगा, जैसे यहां पे हमने एग्जांपल लिया जिंक का, दोनों में जिंक का एग्जांपल लिया, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड। अब क्या करेंगे, जिंक कार्बोनेट को अपन ने क्या कर दिया, हीट किया, ठीक है, लिमिटेड एयर में, इसलिए अपन ने प्लस ऑक्सीजन नहीं लिखा है यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इन द लिमिटेड एयर का मतलब ये होता है कि हमें ऑक्सीजन वहां पर नहीं चाहिए क्योंकि वी आर हैविंग ऑक्सीजन हियर, राइट। हमें ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन है हमारे पास। तो जिंक कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में। वही तो चाहिए, कार्बोनेट हमें किस में चेंज करना था, ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना था। सल्फाइड भी हमें किस में चेंज करना है, ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना है। जिंक कार्बोनेट को हमने जैसे हीट किया किस फॉर्म में आ गया, ऑक्साइड फॉर्म में आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। यहां पे देखिए, जिंक अगर सल्फाइड फॉर्म में मिलता है तो उसको हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो हमने इसलिए यहां पर ऑक्सीजन लिखा है। फिर क्या होगा, वापस वही जिंक ऑक्साइड चाहिए हमें, जिंक ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो जितने भी सल्फाइड और हमें होंगे उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं रोस्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो है, अब इस फॉर्म में आ गया आपके जिंक ऑक्साइड, कार्बोनेट से ऑक्साइड मिल गया, सल्फाइड से भी ऑक्साइड मिल गया। अब ये जो ऑक्साइड मिला उसको क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे
ठीक है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। तो जिंक ऑक्साइड मिल गया उसको कार्बन, तो क्या हो गया, जिंक अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। ठीक, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। नाउ आगे पढ़ रहे हैं हम लोग लो इन द एक्टिविटी सीरीज। वो जो मेटल है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे नीचे है, ठीक है, वो बहुत ही अनरिएक्टिव होती है, ज्यादातर फ्री फॉर्म में मिलती है। पर कुछ एग्जांपल आपको बताए थे, लाइक कॉपर हो गए, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, वो उनके सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिल सकता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल, दो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, वो आपको पढ़ना है। एक तो दे रखा है मरकरी का और एक दे रखा है कॉपर का। ठीक है, तो इस किस फॉर्म में मिल रहा है अपन को, मरकरी सल्फाइड फॉर्म में मिल रखा है, HGS। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनता है कि मरकरी का जो सल्फाइड फॉर्म में जो मिलता है उस ओर का क्या नाम है, तो उस ओर का नाम है सिनाबार। आप ध्यान रखना, इसको सिनेबार या सिनाबार कहा जाता है, HGS। तो आपसे पूछा जाता है मरकरी का ओर कौन सा है, इट इज सिनाबार, HGS। फॉर्मूला भी याद रखना आप। ठीक है, तो ये जब हमें मिलेगा, कौन से फॉर्म में मिला है, सल्फाइड फॉर्म में मिला है। देखिए सल्फाइड फॉर्म में मिलेगा तो हमें क्या करना है, रोस्टिंग करनी है। रोस्टिंग करनी है मतलब हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ये मर्करिक सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे तो किसमें चेंज हो गया, ऑक्साइड फॉर्म में। हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्साइड फॉर्म ही चाहिए। बेसिकली हम ऑक्साइड तक ही लाते हैं सारे मेटल्स को। ठीक है, तो ये मर्करी ऑक्साइड मिल गई प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। अब इसको और हीट कर रहे हैं, ठीक है, मर्करी ऑक्साइड को और ज्यादा हीट कर रहे हैं, तो किसमें चेंज हो रहा है, डायरेक्ट मर्करी में। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने किसी भी प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ही अनरिएक्टिव होती है, हमें इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप नॉर्मल उसको हिट ही कर लोगे तो भी वो क्या हो जाएगा, मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, हमें दिक्कत नहीं आएगी। That is the reason we are not adding any kind of reducing agent here. Reducing agent is not needed in the case of metals who are there in the low in the activity series. Right? Now look at this copper sulfide. Copper sulfide we are finding in the form of sulfide. Right? So in the presence of oxygen we are doing what? We are doing roasting. What we are doing here? We are doing roasting. तो क्या हो रहा है, रोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, हिट किया, क्या आ गया, मेटल ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड। हमें ऑक्साइड ही चाहिए, सल्फाइड से ऑक्साइड में ही चेंज करना है, तो कॉपर ऑक्साइड आ गया। कौन सी गैस रिलीज हुई, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि जहां पे ये रोस्टिंग हो रहा है वहां पे सब जगह कौन सी गैस रिलीज हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। अब आप देखेंगे अगेन, जैसे कहा था कि ये जो लो इन द एक्टिविटी सीरीज है उसमें हमें किसी भी प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कॉपर सल्फाइड को जब हीट कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, उसी कंटेनर में कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, उसी कंटेनर में कॉपर सल्फाइड भी है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, ये देखो ये रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कॉपर बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जैसे रिलीज हो रही थी वैसे रिलीज हो रही है। ठीक है, आप इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि ये Cu2O है, फिर Cu2S एक्स्ट्रा कहां से आ गया। जिस बर्तन में हम इसको गर्म कर रहे थे, जिस कंटेनर में कॉपर सल्फाइड को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसी उसमें ये बनना शुरू हो गया कॉपर ऑक्साइड। जब ये बन रहा है तब उस कंटेनर में ये भी तो है, इसलिए ये और ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, कॉपर मेटल अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में रिलीज होगी। ठीक है, ये मैं लिख चुका हूं कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। नाउ मेटल इन द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, उनको कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे, तो सिंपल सी बात है, दे आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। नॉर्मली हम उसको किस फॉर्म में मिलते हैं, हमें क्लोराइड्स फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में वगैरह मिलते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हम उसको कार्बन ऐड करके रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों, देखो, इट कैनॉट बी ऑब्टेन बाय हीटिंग विद कार्बन। कार्बन के साथ हीट करके, जैसे ये कार्बन के साथ हीट करके हमने क्या किया था, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया था, इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फर्स्ट। और सेकंड, इन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ ज्यादा एफिनिटी होती है। एफिनिटी का मतलब होता है उच्च स्तर की दोस्ती, हाई लेवल की फ्रेंडशिप, लाइकलीनेस होती है बहुत ज्यादा। इस वजह से क्या होता है, दे हैव मोर एफिनिटी विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती। अगर हम ये वाली प्रोसेस करेंगे तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए ये है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, कार्बन किसको लेके जा रहा है, ऑक्सीजन को लेके निकल गया यहाँ पे। और अगर इन मेटल्स के साथ यूज करेंगे तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन को लेके नहीं जा पाएगा, क्योंकि इनकी इन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन की दोस्ती बहुत ज्यादा होती है, दे हैव मोर एफिनिटी विद ऑक्सीजन, सो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देम। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर दैट वी यूज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये मेथड यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, जो भी अपन को
जो ओर है उसको मोल्टन स्टेट में लेंगे, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा देंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका रिडक्शन कर रहे हैं। तो हम मोल्टेड फॉर्म में क्या लेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लिया, उसका मोल्टन, ये जो सोडियम जो मेटल है आपको पता ही वेरी रिएक्टिव है, टॉप सबसे ऊपर आता है, उसको मोल्टन स्टेट में ले लेंगे, वो उसके क्लोराइड फॉर्म में मिल रहा है, उस किस फॉर्म में मिल रहा है, क्लोराइड फॉर्म में मिल रहा है। उसको हमने क्या किया, मोल्टन स्टेट में लिया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाई, सोडियम के कैटायन अलग हो गए, क्लोरीन के एनायन अलग हो गए। ठीक है, अब देखिए क्यों आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, तो सोडियम कैटायन अलग, क्लोरीन एनायन अलग। अब क्या होगा, वो जिस कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोड्स लिए कैथोड और एनोड, तो कैटायन एक तरफ चले जाएंगे, एनोड एनायन एक तरफ चले जाएंगे। कैटायन कहां जाएंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज है। कैटायन सोडियम प्लस कैटायन है, तो ये किस तरफ चले जाएंगे, कैथोड की ओर। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, एनायन है, वो कहां जाएगा, वो एनोड पे चला जाएगा, पॉजिटिव है। एनोड क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव, ये जो एनायन बने वो कहां चले जाएंगे, एनोड पे चले जाएंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो जो सोडियम आयन वहां चले गए, क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चेंज हो गया, सोडियम एटम में चेंज हो गया। और ये देखिए क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके क्लोरीन गैस के फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये एक अलग सीक्वेंस है जो मैंने आपको बताई, टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मिडिल ऑफ द एक्टिविटीज एंड लो इन द एक्टिविटी सीरीज। हमें अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें डिफरेंट मेथड यूज करने पड़ेंगे, डिपेंड्स ऑन देयर रिएक्टिविटी। फाइन, तो ये हम लर्न कर लिए। अब नेक्स्ट होता है कि ये जो मेटल्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं उनके ओर से, वो पूरे पूरे प्योर नहीं है, दे आर नॉट प्योर। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उनको और रिफाइन करना पड़ेगा। तो रिफाइनिंग के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। वापस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे यहाँ पे। मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम अबव प्रोसेसेस, ये जिन प्रोसेसेस से मिला है, आर नॉट वेरी प्योर। टू ऑब्टेन प्योर मेटल इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड। अब इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे। उसके लिए हमने एपरेटस लिया, उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हमने, एक ले लिया कैथोड, एक ले लिया एनोड। एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है कि एनोड क्या होता है, कैथोड किसका लेते हैं, क्या बनाते हैं। तो आप चीज ध्यान देना कि जिस मेटल को अपन प्योर करना चाहते हैं, ठीक है, हमने जो ओर से एक्सट्रैक्ट किया है मेटल जिसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज बची है अभी, तो उसको क्या करेंगे, उस मेटल को क्या करेंगे, हम लोग एनोड के फॉर्म में लगा देंगे वहां। अब इसमें से हमें इंप्योरिटीज हटानी है, और दूसरी साइड जो कैथोड ले रहे हैं वो उसी मेटल की प्योर स्ट्रिप लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास प्योर मेटल उसका पढ़ा ही होगा, जैसे आपके मतलब एग्जाम में आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि ये जो एनोड अपन ने लगाया कॉपर का, ठीक है, तो इसमें से प्योर कॉपर अपन को निकालना है, हमें निकालना है। अब क्या है, ये जो कैथोड है, कैथोड क्या चीज है, ये भी हम क्या लेंगे, कॉपर की मेटल की प्योर स्ट्रिप ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो करवाएंगे, हमने इसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, और एक और चीज इसमें बता रखी है कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है, तो हम लेंगे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपके एनसीईआरटी में कॉपर का एग्जांपल दे रखा है, दैट इज द रीजन मैं कॉपर कह रहा हूँ। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन मतलब कुछ एसिड मिला देंगे उसमें, ताकि जो आयन का जो मूवमेंट है वो इजी हो जाए। ठीक है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दी। अब क्या होगा, ये जो एनोड जो हमने लिया है इम्प्योर मेटल, जो कॉपर मेटल की स्ट्रिप ली है, इसमें से जो कॉपर होगा वो किसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेटल की स्ट्रिप है, कॉपर की स्ट्रिप है, इम्प्योर स्ट्रिप जो अपन ने अभी निकाली है, ठीक है, उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करिए इसमें से। अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो इसमें से जो कॉपर है वो कॉपर किसमें जाने लग जाएगा, धीरे धीरे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाने लग जाएगा, और उतनी ही मात्रा में, ठीक है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर कहां जाएगा, वो डिपॉजिट होता चला जाएगा कैथोड पे। मतलब अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर जा रहा है, उतनी ही मात्रा में जो कॉपर सल्फेट, उसके अंदर जो कॉपर है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कहां चला जाएगा, अपनी जो प्योर मेटल की स्ट्रिप है उसके ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा। ठीक है, तो जो प्योर मेटल की अपन ने जो पतली स्ट्रिप ली थी वो कैसी होती जाएगी, अब थोड़ी सी थिक होने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो कॉपर है यहां से कहां गया, सॉल्यूशन में चला गया, और सॉल्यूशन से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, ये कैथोड पे डिपॉजिट होने लग गया। फाइन, तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपसे पूछा जाता है कि एनोड के फॉर्म में क्या लेते हैं, एनोड के फॉर्म में हम लोग लेते हैं इम्प्योर मेटल लेते हैं, कैथोड के फॉर्म में क्या लेते हैं, स्ट्रिप्स ऑफ प्योर मेटल लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अपन ने लिया है, उसी मेटल का सॉल्यूशन लिया जाता है। उसके बाद
यहाँ पे मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर मेटल्स फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इनटू इलेक्ट्रोलाइट एंड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल्स इन डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। अब एक और चीज है, पूछा जाता है ये क्या चीज है, एनोड मड, जिसे हमने पढ़ा था गैंग। गैंग क्या चीज थी, तो ओर के ऊपर जो मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, जो सॉइल हुई लगी थी, वो सारी क्या गैंग है। वो इंप्योरिटीज जो हमने मिट्टी से निकाला था और उसके ऊपर मिट्टी थी, वो सारी गैंग थी, वो इंप्योरिटीज अलग है। ये क्या है, एनोड मड। मतलब ये पूरी प्रोसेस हमने करी, क्यों? क्योंकि ये जो इम्प्योर मेटल था उसको प्योर करने के लिए। तो ये जो इम्प्योर मेटल है, ये इसमें से मेटल तो यहां चला गया, तो जो इम्प्योरिटीज थी कुछ तो सॉल्युबल होगी, कुछ इनसॉल्युबल होगी। तो जो सॉल्युबल होगी वो तो सॉल्यूशन में आ जाएगी, और जो इनसॉल्युबल होगी वो एनोड के नीचे डिपॉजिट होने लग जाएगी। ये बिलो, ये टैंक के अंदर नीचे की तरफ एनोड के नीचे इकट्ठी होती चली जाएगी। इसलिए एनोड के नीचे इकट्ठी हो रही है, इसलिए इसको एनोड मड कहते हैं। एनोड मड क्या है? ये है इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। तो आई होप कि ये आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला टॉपिक कंप्लीटली आपके समझ में आ गया होगा। और आगे भी आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप यू कैन कीप आस्किंग मी, आप कमेंट्स करते रहिए, और भी आप मुझे बताते रहिए कि और भी कई सारे टॉपिक्स आपके ऐसे होंगे जो आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट महसूस होते जा रहे होंगे। आप प्लीज मुझे बताइए, और इसके आगे का जो पोर्शन है वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।